21 हो गया। 22 क्या कह रहा है? पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजीशन पार्टीशन रिफंड ऑफ अर्नियस्ट मनी। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई सूट इंस्टीट्यूट करता है ना, कि साहब जो निर्दिष्ट जो हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए, तो वहां पे उस अपने रिलीफ में वो क्लेम कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ। वो क्या रिलीफ क्लेम कर सकता है? पोजीशन का। मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमें दिलाई जाए, तो दिलाई जाए के साथ आप पोजीशन का भी कर सकते हो। दो भाई के बीच में अगर डिस्प्यूट है, तो वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, तो वो कह सकते हैं साहब पार्टीशन कराइए, पार्टीशन के बाद हमें उसका पोजीशन भी दिलाइए। ठीक है, मान लो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपने सूट फाइल किया, तो वहां पे अगर जो सूट है डिसमिस हो गया, तो आपने एडवांस में जो मनी पे कर दी थी वो रिफंड कराने के लिए भी क्लेम कर सकते हो। तो ये सेक्शन 22 कह रही है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेंट इन द सीपीसी, any person suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property के रिगार्डिंग लागू होता है। ये जो सेक्शन 22 है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, क्योंकि प्री में कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सेक्शन 22 किस पे अप्लाई होता है, मूवेबल पे होता है कि इमूवेबल पे होता है। तो यह अंडरलाइन करिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन एन एप्रोप्रिएट केस आस्क फॉर। अब उस केस में, उस सूट में क्या क्या रिलीफ क्लेम कर सकता है? पहला, ए पोजीशन और पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन। पोजीशन भी क्लेम कर सकता है, पार्टीशन भी क्लेम कर सकता है, सेपरेट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। इसको अंडरलाइन करिएगा, इन एडिशन। ठीक है, अलग से आपको सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप इन एडिशन में आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक, डी कह रहा है एनी अदर रिलीफ टू व्हिच ही मे बी एंटाइटल्ड इंक्लूडिंग द रिफंड ऑफ एनी अर्लिएस्ट मनी। अगर आपने कोई अर्लिएस्ट मनी पे की है तो आप उसे क्लेम कर सकते हो कि रिफंड कराया जाए। और डिपॉजिट पेड और मेड बाय हिम इन केस हिज क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज्ड। ठीक है, किस कंडीशन में वो रिफंड कराया जाएगा? जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है सूट है उसे रिफ्यूज कर दिया गया है या डिसमिस कर दिया है, कि सपोर्ट कहती है कि हम आपको दिला तो सकते नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो पार्टी कह सकती है कि ठीक है साहब आप डिसमिस कर रहे हैं, तो जो हमारा हमने अर्लिएस्ट मनी पे की है पार्टी को, एटलीस्ट वो तो दिला दीजिए मनी। आप आदेश दीजिए कि जो आपने लिया है उसको वापस करिए, रिफंड करिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 22 है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। जब भी आप सेक्शन 10 को एक्सप्लेन करेंगे तो ये एक्स्ट्रा में आपकी प्रोविजन है कि आप शॉर्ट में क्या क्या लिख सकते हैं। 21 कंपनसेशन ग्रांट कर सकता है कोर्ट। 22 जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप क्लेम कर रहे हो किसी सूट में, वहां पे इन एडिशन, पार्टीशन, पोजीशन, ये सारी चीजें क्लेम कर सकते हैं। अब मान लो कोर्ट ने कहा कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री तो नहीं दे सकते, डिसमिस कर दिया, तो आपको उसी सूट में क्लेम करना है कि साहब ठीक है अर्लिएस्ट मनी जो हमने पेड की है वो हमारा रिफंड करा दीजिए। ए बी में किसी लैंड को लेके एग्रीमेंट हुआ था कि 10 एकड़ हम 5 लाख रुपए में देंगे। अब कोर्ट कहता है नहीं, हम नहीं दिला सकते आपको, क्योंकि वो उसके टाइटल की है ही नहीं है, उसमें उसका पोजीशन ही नहीं है, तो वो बेच कैसे सकता है ना। तो डिसमिस कर दिया हमने। अब डिसमिस कर दिया तो हमने 2 लाख रुपए एडवांस दिए थे, तो कोर्ट कह सकती है कि भैया इनका 2 लाख एडवांस दीजिए आप, क्योंकि आपके पास तो कोई टाइटल ही नहीं है प्रॉपर्टी को बेचने का। ठीक है, तो ये है सेक्शन 22। अब 22 का सब क्लॉज 2 कह रहा है कि कोई भी क्लेम, कोई भी रिलीफ आपको नहीं दिया जाएगा जब तक आपने अपने प्लेंट में, ठीक है, उस चीज को क्लेम ना किया हो, दावा ना किया हो। ठीक, तो सब क्लॉज 2 कह रहा है नो रिलीफ अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 shall be granted by the court unless it has been specifically claimed। आपने क्लेम किया होगा तभी हम दिलाएंगे, प्रोवाइडेड दैट। अब आगे मान लीजिए क्लेम नहीं किया, लेकिन आप कोर्ट में ड्यूरिंग जो केस चल रहा है उस दौरान आप कहते हो, कोर्ट से कहते हो कि हमें अमेंड करने दिया जाए क्लेम को, तो क्लेम क्या अमेंड किया जा सकता है? वाद पत्र या रिटन स्टेटमेंट कहाँ किया जा सकता है? ऑर्डर 6 रूल 17, क्योंकि ये सिविल केस है तो सीपीसी अप्लाई होगी। अब सीपीसी अप्लाई होगी तो प्लेंट को और रिटन स्टेटमेंट को दोनों पार्टी अमेंड कर सकती है। कहाँ लिखा है? ऑर्डर 6 रूल 17।
शांत रहो, बता रहे हैं। तुम डिस्टर्ब कर रही हो। ठीक है, चलिए। सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है? Proviso क्या कह रहा है? Provided that where the plaintiff has not claimed any such relief in the plaint, the court shall at any stage of the proceeding, at any stage of the proceeding, underline करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेज पे वो क्लेम को कोर्ट अलाउ कर सकता है। एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग allow him to amend the claim of such term as may be just for including a claim for such relief। ठीक है, सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है? The power of the court to grant relief under clause B of subsection 1 shall be without prejudice to its power to award compensation under section 21। तो इस सेक्शन में जो रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो उसके अलावा कोर्ट को पावर है कि वो आपको कंपनसेशन के लिए भी अलाउ कर सकती है। मतलब उसकी जो पावर है उसको कम नहीं करती है सेक्शन 21 में, वो कंपनसेशन भी अलाउ कर सकता है क्योंकि वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, ये था 23। चलो 23 क्या कह रहा है, ये देख लो। एक एक स्टोरी सुनिए। मान लो ए और बी में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इसी चीज को लेके कि आपको ये 250 बैग है जो वो आपको चीनी के हमको इस दिन पे डिलीवर करना है। ठीक है, बट उसमें एक कंडीशन रख दी गई कि अगर आपने 250 बैग इस दिन पे आपने डिलीवर नहीं किए तो आपको कंपन ये जो इसमें आपको जो हमें लॉस होगा वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में 2.5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे आपको। ऐसा अमाउंट आपने रख दिया। अब अगर पार्टी ये जो पार्टी है जिसने 2.5 लाख अमाउंट रखा है वो ये सोच के रखती है कि अगर इसने इसको कंपेल किया है, क्योंकि इसके अंदर भय बना रहे कि अगर मैंने नहीं डिलीवर किए तो मुझे 2.5 लाख और कंपनसेशन अलग से देना पड़ जाएगा। अगर इस इंटेंशन से आपने उस एग्रीमेंट में ये मेंशन किया था तब तो वो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दे देंगे, मतलब कोड दे देंगे। और अगर आपने ये इंटेंशनली किया था ऑप्शन देने के लिए, ऑप्शन कि अगर नहीं दिए तो 2.5 लाख दे देना, ठीक है, तो कोर्ट डिग्री ग्रांट नहीं करेगी। ठीक, ठीक है, क्या समझ में आया? यही कि ए और बी में अगर किसी चीज को लेकर एग्रीमेंट हो रहा है कि हम इस दिन आपको कुछ चीजों की डिलीवरी देंगे, और उसमें जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ कहता है कि अगर आपने नहीं दिया तो आप 2.5 लाख रुपए अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर प्लेंटिफ का ये इंटेंशन मात्र इंटेंशन चेक करेगी कोर्ट कि उसको कंपेल करने के लिए रखा था, ना कि ऑप्शन देने के लिए। उसके मन में डर बना रहे, भय बना रहे कि अगर हम नहीं डिलीवरी दिए तो हमको ये कंपनसेशन, ये 2.5 लाख रुपए अलग से देने पड़ जाएंगे। तो अगर ये इंटेंशन था कि उसको कंपेल किया जाए उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तब तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दी जाएगी और अदरवाइज नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर उसका इंटेंशन ऑप्शन देने का था तब नहीं दी जाएगी। तो सेक्शन 23 क्या कह रही है? कह रही है लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या कह रही है? कह रही है अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। कह रही है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर है और उसका निर्दिष्ट अनुपालन किया जा सकता है, may be so enforced, though a sum be named in it as the amount to be paid in case of its breach, and the party in default is willing to pay the same। जो पार्टी है डिफॉल्ट करती है वो भी तैयार है कि चलो ठीक है हम दे देंगे अगर नहीं हुआ। If the court, अब देखिए कोर्ट यहाँ पे क्या, कोर्ट की बारी। If the court having regard to the term of the contract and other attending circumstances is satisfied, court satisfied है that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract and not for the purpose of giving to the party in default an option of paying money in lieu of specific performance। ठीक है, तो वहां पे कोर्ट डिग्री ग्रांट कर देगी। आलोक आपका मीडियम कौन से? इंग्लिश है? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सब क्लॉज 2 कह रहा है व्हेन इन्फोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल वर्ड यूज्ड हुआ है शैल नॉट आल्सो डिग्री पेमेंट ऑफ द सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोर्ट वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दे रही है तो वो जो अमाउंट था उसकी डिग्री नहीं देगी, क्योंकि कोर्ट ने अगर ये चेक किया कि वो केवल कंपेल करने के लिए था, ऑप्शन देने के लिए नहीं था। ठीक है, तो ठीक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ले लीजिए आप, हम आपको वो अमाउंट तो नहीं दिलाएंगे। ठीक, तो आप सेक्शन 23 को एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए और देखिए क्या कोई डाउट है। बस यही स्टोरी, इसी स्टोरी पे बेस्ड है सेक्शन।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंपनसेशन के रिगार्डिंग कौन सी सेक्शन है? Hmm. 73 to 75। 73 किस कंपनसेशन की बात करता है और 74 किस कंपनसेशन की बात करता है? 73 कॉन्ट्रैक्ट का कहता है अनलिक्विडेड डैमेज और 74 कहता है लिक्विडेड डैमेज। अनलिक्विडेड डैमेज जो निर्धारण नहीं किया गया है, इसका निर्धारण नहीं है, ठीक है। और लिक्विडेड डैमेज जो पार्टी ने एग्रीमेंट में ही डिसाइड कर लिया था कि अगर ये नहीं हुआ तो आपको इतना देना पड़ेगा, तो ये लिक्विडेड डैमेज कहलाता है, वो मिलता है आपको 74 से। चले आगे। सेक्शन 24 कह रहा है बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोई भी सिविल सूट फाइल किया है और वो अगर डिसमिस कर दिया गया है, उसके बाद आप कंपनसेशन के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। आप कंपनसेशन के लिए सूट नहीं फाइल कर सकते। कह रहा है द डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट देयरऑफ शैल बार द प्लेंटिफ्स right to sue for compensation for the breach of such contract or part, as the case may be, but shall not bar his right to sue for any other relief to which he may be entitled by reason of such breach। क्या समझ में आया? कह रहा है कि अगर इस एक्ट के तहत, इस एक्ट, ध्यान से सुनो, इस एक्ट के तहत अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई सूट फाइल किया है, वो डिसमिस हो गया, तो आप सेक्शन 21 में कंपनसेशन के लिए रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आपको किसी अदर एक्ट के लिए बार्ड नहीं किया गया है, अगर आप अदर एक्ट के तहत कोई रिलीफ क्लेम कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन इस एक्ट में नहीं। इस एक्ट में आप कंपनसेशन के लिए रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते अगर सूट डिसमिस कर दिया गया। कौन सा सूट? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, क्लियर। चलो 25 देख लीजिएगा, ये प्री के लिए रीडिंग आती है, अंदर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो हमारा मेंस और प्री के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है हमारा चैप्टर 3। यहाँ से मेंस में कई बार क्वेश्चन आते हैं, और ये पीछे जो आपका सेक्शन 23 है, 22 सब आते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना होता है कनेक्ट करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर फ्रेम करना है। 26 क्या कह रहा है? व्हेन इंस्ट्रूमेंट मे बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई लिखित संविदा की है आपने, ठीक है, तो उसको रेक्टिफाइड कराना है। क्या कह रहा है? व्हेन दो फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक, इसको अंडरलाइन कीजिए, या तो फ्रॉड से या म्यूचुअल मिस्टेक से। ये प्री में क्वेश्चन बनता है कि आप मिस्टेक जो होगी वो एक पार्टी की होगी, लेकिन इस नहीं, इस सेक्शन में म्यूचुअल मिस्टेक को बताया गया, ठीक है, दोनों पार्टी की भूल से। क्या कह रहा है? व्हेन दो फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इन राइटिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इसको अंडरलाइन करिएगा। क्या लिखित संविदा पे लागू होती है सेक्शन 26? हाँ लागू होती है, क्योंकि इन राइटिंग की बात है, ठीक है। नॉट बीइंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाइज, ठीक है, इसको अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि कंपनी एक्ट पे ये प्रोविजन लागू नहीं होता, ठीक। तो ये प्री में पूछा जाता है, ये प्री के लिए बस इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी एक्ट पे भी लागू होता है, सेक्शन 26 के प्रोविजन नहीं लागू होते। अब वो क्या कह रहा है, अब इसको एक लाइन में पढ़ते हैं शुरू से। व्हेन दो फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन, लास्ट वाली लाइन है, डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या लिखित संविदा है पार्टी के बीच में, वो रियल इंटेंशन, उस एग्रीमेंट के वास्तविक आशय को प्रदर्शित कर ही नहीं रही है, तो वहां पे आप रेक्टिफाइड करा सकते हैं, मतलब परिशोधित, उसकी शुद्धिकरण करा सकते हैं, ठीक है, परिशोधित शुद्धिकरण, ठीक है। क्या कह रहा है? ए अदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड। दोनों में से कोई भी पक्षकार, जो पक्षकार एग्रीमेंट के पक्षकार है संविदा के, या तो वो उनके या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिखित को परिशोधित कराने के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब देखो क्या है, इसके एग्जांपल से समझो। रेक्टिफाइड मींस मैंने एग्रीमेंट किया,
ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि मुझको ऑयल चाहिए, ऑयल चाहिए, लेकिन बी तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसके यहाँ मस्टर्ड ऑयल भी आता है, कोकोनट ऑयल भी आता है, आलमंड ऑयल भी आता है, लेकिन उस एग्रीमेंट में बस इतना मेंशन था कि ऑयल चाहिए, मुझे आपसे 250 सीसी 250 गैलन ऑयल चाहिए। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि मुझे स्पेसिफिक कौन सा ऑयल चाहिए, ठीक है, तो वहां पे पार्टी म्यूचुअल मिस्टेक हो गई ना दोनों से, क्योंकि एग्रीमेंट में आपने ऑयल कर दिया। अब अगर मान लो मस्टर्ड ऑयल चाहिए था एक, तो वो मस्टर्ड ऑयल उसने दूसरे को बेच दिया, जितनी भी गैलन उसके पास थी 250 गैलन थी, उसने दूसरे को बेच दिया। ठीक, क्लियर। तो वहां क्लेम कर सकते हैं, वहां नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि अगले ने तो गुड फेथ में खरीदा है, अगले ने तो गुड फेथ में खरीद लिया, उसे कोई नोटिस भी नहीं है, प्रायर नोटिस भी नहीं है ना, उसने खरीद लिया। दुकान में ऐसी चीजें आए दिन होती रहती है, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट देके पूरी चीजें खरीद ली, अब आप कह रहे हो नहीं हमारा, हमें तो वही मस्टर्ड ऑयल चाहिए था, तो यहाँ पे ये सेक्शन 26 कहती है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है देने की। अगर दूसरे के हित पे, इंटरेस्ट पे अगर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको रिलीफ देगी, अगर नहीं पड़ रहा है तब तो रिलीफ देगी, लेकिन अगर पड़ रहा है तो रिलीफ नहीं देगी। अब मान लो उसके यहाँ तीनों रखे हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी पार्टी सूट इंस्टीट्यूट करके कोर्ट से कह सकती है आप रेक्टिफाइड कर दीजिए, ये जो ऑयल का मतलब हमारा था मस्टर्ड है, ठीक है, या आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल चाहिए था, तो ये रेक्टिफाइड कर दीजिए थोड़ा सा। तो ये सेक्शन 26 बात कर रही है, either party or its representative in interest may institute a suit to have the instrument rectified। ठीक है, दोनों में से कोई भी पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं, बात संसिद्ध कर सकते हैं। बी, द प्लेटिव मे इन एनी सूट, अब मान लो ये जो सूट है इसके अलावा कोई और भी सूट है, अब अगर उस सूट में इस राइट के रिगार्डिंग कोई इशू क्रिएट होता है, ठीक है, तो वहां पे भी जो प्लेंटिफ है वो एप्लीकेशन दे सकता है, वो प्लीडिंग में अपने रेक्टिफाइड करने के लिए आवेदन दे सकता है। क्या कह रहा है, द प्लेंटिफ मे इन एनी सूट यहाँ वर्ड यूज किया, इसके अलावा कोई और भी सूट है, एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू क्लेम इन हिज प्लीडिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट बी रेक्टिफाइड। तो वादी कह सकता है साहब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग जो म्यूचुअल मिस्टेक हो चुकी है उसको आप रेक्टिफाइड कर दीजिए, उसके बाद आप प्रोसीड करिए, ठीक है। तो क्या ये प्लेंटिफ को राइट होगा, डिफेंडेंट को भी राइट होगा, ठीक है। तो डिफेंडेंट सी में कह रहा है डिफेंडेंट इन एनी सूट सच सूट as is referred to in clause B may in addition to any other defense open to him ask for rectification of the instrument। तो डिफेंडेंट को भी राइट, अगर किसी सूट में ऐसा राइट क्रिएट होता है, इशू क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे डिफेंडेंट भी कह सकता है कि साहब इसको रेक्टिफाइड कर दीजिए, क्योंकि हम तो केवल कोकोनट ऑयल का बिजनेस करते हैं। अब ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं वहां पे कि हमको तो मस्टर्ड ऑयल चाहिए, लेकिन साहब रेक्टिफाइड करिए कि यहाँ पे केवल कोकोनट ऑयल, क्योंकि हमारा बिजनेस तो कोकोनट ऑयल का। अब ये कुछ भी क्लेम करे तो हम कहाँ से दे दें। अब मैंने एक चीज बताई थी कि मान लो अगर तीसरे व्यक्ति ने बिना नोटिस के गुड फेथ में पूरा कंसिडरेशन देके मस्टर्ड ऑयल खरीद लिया है, ठीक है, तो वहां पे कोर्ट रिलीफ नहीं देगी, क्योंकि अब उसके पास बचा ही कहाँ है ना। और आप अगली पार्टी के अगेंस्ट भी इन्फोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि आप लोगों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। दुकान में हम क्या खरीदते हैं, अगला क्या खरीदता है हमें पता नहीं होता ना, हमें नहीं पता कि अगले ने क्या ऑर्डर दिया है। तो अगर हमने वो चीज खरीदी 250 के लिए, तो क्या वो जाके आके हमारे पास क्लेम कर सकता है क्या, या कोर्ट ऐसी डिक्री ग्रांट दे सकती है कि भैया वापस करो उनको देना है, ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वही नीचे का पैरा कह रहा है सब प्लस टू, if in any suit in which a contract or other instrument is sought to be rectified under subsection 1, the court find that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, the court may word use किया है, यानी it is totally discretionary power of the court ना, may word use किया, सेल नहीं। तो यहाँ पे कोर्ट देखेगी कि अगर देने लायक है तो हम दे सकते हैं, कर सकते हैं, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। The court may in its discretion direct rectification of the instrument so as to express that intention, so far as this can be done without prejudice to right acquired by third person in good faith and for value। तो मैंने एग्जांपल बताया ना सीसी पार्टी का,
अगर उसने वैल्यू देके खरीद लिया तो उसके अगेंस्ट अगर उसके इंटरेस्ट पे अगर कोई प्रेजुडिस नहीं हो रहा है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ठीक है, हम करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब एक और चीज, ये मेंस में क्वेश्चन आता है, इसमें आपने सेक्शन एक्सप्लेन कर दिया, सेक्शन एक्सप्लेन करने के बाद आपने इलिस्ट्रेशन बता दिए। अब एक नोट बना के लिख लीजिए, नोट बना के लिखिए इस ये इस सेक्शन के तहत सूट फाइल करने का लिमिटेशन क्या है, क्वेश्चन मार्क बना के एक क्वेश्चन लिख लीजिए। इस सेक्शन 26 के तहत लिमिटेशन पीरियड, क्या कोई लिमिटेशन पीरियड है? क्या कोई लिमिटेशन पीरियड सेक्शन 26 के तहत है? नहीं, नहीं। जब आपको जो म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है ना, तो जिस दिन आपको वो भूल पता चले या फ्रॉड हुआ है, जिस दिन पार्टी को फ्रॉड का पता चले, उस डेट पे आप क्या कर सकते हो, जिस डेट पे भी पता चलता है आपको, उस डेट पे भी आप सूट फाइल कर सकते हो। इसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। नोट बना के लिख लीजिए, क्योंकि जब मेल्स में लिखोगे तो ये एक्स्ट्रा आपके पास पॉइंट है। ठीक है। अब मान लो उसके पास मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल है, आपने रेक्टिफाइड के लिए आवेदन दिया था, कोर्ट कोर्ट ने कर भी दिया, कर दिया कि मस्टर्ड ऑयल, ऑयल की जगह लिख दिया आगे मस्टर्ड। ठीक है। अब मस्टर्ड ऑयल, अब पार्टी कह रही है, पार्टी ने उसी क्लेम में ये कहा था कि साहब ऐसा करिए, इसको रेक्टिफाइड भी कर दीजिए और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिग्री भी दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए कि भैया दो इन्हें। ठीक है। तो वहां थर्ड क्लॉज कह रहा है, थर्ड क्लॉज कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड, पहले तो परिशोधित की जाएगी, एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन हैज सो प्लेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट थिंक इट मे बी स्पेसिफिकली इम्पोज्ड। ठीक है। तो फिर उसका बाद में स्पेसिफिकली इन्फोर्स भी करा दिया जाएगा। वही चीज है जो पिछली सेक्शन में हमने पढ़ा था, कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी जब तक उसके लिए आपने प्लीडिंग में दावा न किया हो, क्लेम ना किया हो। नीचे वाला पैरा कह रहा है कि भैया अगर क्लेम भी नहीं किया हो ना, तो कोर्ट को अगर लगता है तो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग को अलाउ कर सकते हैं और संशोधन करके अपने आप में जो प्लीडिंग है, प्लीडिंग इंक्लूड प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट। ठीक है। तो आप जब अमेंड करते हो तो वो अमेंडिंग की पावर कहां से गवर्न होती है? ऑर्डर 6 रूल 17 प्लीडिंग, सीपीसी। क्लियर? देखो इसके बाद जो चैप्टर 4 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविधान का विखंडन। ठीक है। इससे पहले पढ़ा है क्या सारी किसी ने? तो कॉलेज में पढ़ा है? पढ़ा तो नहीं पढ़ा? अंशी का नहीं पढ़ा? जब था नहीं है। चलिए, अब नया चैप्टर है, ये भी मेंस में आता है। ठीक है। ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको कॉन्सेप्चुअली आप समझ लीजिएगा, और जहां पे ना समझ में आए तो जो मैं इलिस्ट्रेशन बताऊंगा उसे लिखते जाइएगा, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए। When rescission may be adjudged or recused, वो कह रहा है विखंडन को कब न्याय निर्णय किया जाएगा, मतलब अलाउ किया जाएगा, अफर्म किया जाएगा, और कब उसे डिनाई कर दिया जाएगा, रेफ्यूज कर दिया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा। ठीक है। विखंडन। ठीक। तो एनी पर्सन, ये प्री में क्वेश्चन पूछता है कि सेक्शन 27 में जो क्लेम कर सकता है वो कौन पर्सन हो सकता है? वो एनी पर्सन हो सकता है, डजंट मैटर कि वो पार्टी पार्टी ऑफ द सूट हो। ठीक है। वो एनी पर्सन, इंटरेस्टेड जरूर होना चाहिए, इंटरेस्टेड, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, वो इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट जरूर होना चाहिए। May due to have its rescinded, and such rescission may be adjudged by the court in any of the following cases, namely, कह रहा है कि संविदा में उपबद्ध कोई भी व्यक्ति इसे विखंडित कराने के लिए बात जा सकेगा, और ऐसा विखंडन निम्नलिखित दशाओं में किसी में भी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय किया जा सकेगा।
ठीक है, कौन सी कंडीशन है, कब अलाउ किया जाएगा, ए बी की कंडीशन है, जो ए और बी किया है इसमें अलाउ कर रहे हैं, और बाकी नीचे का जितना पैरा है वहां पे हम डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। वॉइडेबल तो समझते हैं ना, वॉइडेबल कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया जब उसमें फ्रॉड किया गया है तो वॉइडेबल है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, प्रपीड़न हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो एक पार्टी के बिहाफ पे वो वॉइडेबल है, मतलब प्लेंटिफ के बिहाफ पे वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कह सकता है कि साहब इसको क्या करिए, विखंडित, रद्द कर दीजिए, रद्द कर दीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट को। किस ग्राउंड पे, वो वादी के बिहाफ पे, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, क्लियर। बी कह रहा है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, जो संविदा है वो अनलॉफुल है, unlawful for cause not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff। वगैरह संविदा ऐसी हेतुओं से विधि विरुद्ध है, ठीक है, विधि विरुद्ध है, जो उसे देखने से प्रकट नहीं हो रही, वो शो नहीं करता, आप उसे डायरेक्ट देखोगे तो नहीं पता चल रहा, लेकिन जब उसको अप्लाई करेंगे ना तब वो पता चलता है ये तो अनलॉफुल है, और प्रतिवादी का, डिफेंडेंट का जो दोष है वो वादी से अधिक है। तो ये दो ग्राउंड है, इन आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आप विखंडन करा सकते हैं संविदा का, रद्द करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे संविदा की बात हो रही है, याद रखिएगा, कोई लिखित की बात नहीं हो रही है, संविदा की बात हो रही है, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है ये सेक्शन भी। चलिए, अब सबक्लॉज 2 क्या कह रहा है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है सबक्लॉज 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 द कोर्ट मे वर्ड यूज हुआ है, तो जहां मे यूज हो, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मे रेफ्यूज टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट मना कर सकती है कुछ दशाओं, किन दशाओं में कोर्ट मना कर देगी विखंडन का, संविधाओं के विखंडन का, ये नीचे दिए गए हैं। क्या कह रहा है, वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, जहां वादी ने ही अभिव्यक्ति और विवक्षित तौर पे संविदा को क्या कर दिया, रेक्टिफाइड कर दिया, अनुसमर्थित कर दिया। कैसे, मान लो पिछले सेक्शन में क्या था, ऑयल, ऑयल वर्ड यूज हुआ था, अब वहां पे आपने मस्टर्ड ऑयल मांगा, लेकिन वो कह रहा है कि मस्टर्ड ऑयल नहीं चाहिए, मस्टर्ड ऑयल है ही नहीं मेरे पास, तो प्लेंटिफ खुद आपने कहा कि ठीक है मस्टर्ड ऑयल नहीं, ऑलमंड है, दे दो वही दे दो, तो आपने खुद अनुसमर्थित कर दिया उस संविदा में। ठीक है, म्यूचुअल मिस्टेक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आपने मस्टर्ड की जगह ऑलमंड ले लिया या कोकोनट ले लिया, तो आपने खुद अनुसमर्थित कर दिया उस संविदा को। तो यहाँ पे एक सेक्शन के तहत आप रिलीफ नहीं ले सकते कि आप रद्द कर दो संविदा को, आपने ले तो लिया पार्टी से दूसरी चीज। ठीक है, बी कह रहा है वेयर ओनिंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, देखो ये वाला क्लॉज इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझिएगा, वेयर ओनिंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस व्हिच हैज टेकन प्लेस सिंस द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट not being due to any act of the defendant himself, the parties cannot be substantially restored, restored को underline करिएगा, restored to the position in which they stood when the contract was made। अब क्या कह रहा है कि जहां की परिस्थिति में चेंजेस हो गई, सर्कमस्टेंसेस हैं वो चेंज हो चुके हैं, जो संविदा किए जाने के पश्चात, जिसमें प्रतिवादी का कोई दोष नहीं है, ठीक है, हो गई है, और पक्षकारों को, पार्टी को उस स्थिति में जैसे पहले थे रीस्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब संविदा की गई, क्या समझ में आया, कुछ नहीं, कॉपी ट्राई करो, लॉ के स्टूडेंट हो गए, इतना सेक्शन पढ़ लिया है, कुछ तो जुडिशियल माइंड अप्लाई करो। बताओ, रुद्रांश, परसों सामान दे देंगे, चलो ठीक, और अच्छे से बता देंगे। मान लो ए और बी में एक हॉर्स को लेके एग्रीमेंट हुआ, बी कहता है कि मुझे आपका हॉर्स पसंद है, घोड़ा पसंद है, आप मुझे कितने में बेचोगे, उसने कहा कि 2000 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, एडवांस मनी 2000 आपने पे भी कर दिया, 2000 पे कर दिया। अब आप जैसे ही घोड़े घोड़े को लेके आते हो, घोड़े को लेके आते हो, 2 घंटे बाद घोड़ा मर जाता है। ठीक है, इसमें प्रतिवादी का कोई दोष है क्या, नहीं है,
ठीक है, परिस्थितियों में तब्दीली हो गई ना, चेंजेस हो गई ना, सर्कमस्टेंसेस, पहले वो जीवित था, अब वो मर चुका है। अब आप कह रहे हो साहब मुझे घोड़ा नहीं लेना, आप इस संविदा को रद्द कर दो, खत्म कर दो, ठीक है, इनसे कहो ये घोड़ा वापस ले लें अपना और मुझे मेरा 2,000 रुपए दे दें, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, एक दुकानदार था, उसके यहाँ कपड़े की दुकान थी, अब उसने थान काट के कपड़ा दे दिया, 10 मीटर का दे दिया या 2 मीटर 4 मीटर जो भी दे दिया। अब आपने कुर्ता बनवाना है, तो आपने उस कुर्ते को गए टेलर के यहाँ, अपने यहाँ अपनी फिटिंग दी, ठीक है, और वो कपड़ा आपने उसको दे दिया टेलर को। आप घर आए, आपको रियलाइज हुआ कि वो जो कपड़ा लेके आया वो गलती को कपड़ा ले आया, मुझे लाना कुछ और है। अब मैं चाहता हूँ उसको चेंज कर देता हूँ, जाते हो टेलर के पास, टेलर बोलता है कि अरे मैंने तो इसको काट पीट के अलग कर दिया, ठीक है, तो क्या आप वो वापस कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं? डिफेंडेंट की कोई गलती है इसमें? नहीं है, ठीक है। अब चेंजेस हो गई ना, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, पहले वो था वापस करने लगे, लेकिन अब टेलर ने उसकी कटिंग कर दी, हर जगह से कटिंग कर दी, तो यहाँ पे क्या संविदा को रद्द किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वही कह रही है सेक्शन, कह रही है कि जहाँ की परिस्थितियों में ऐसी तब्दीली के कारण जो संविदा किए जाने के पश्चात पश्चात हुआ है, स्वयं प्रतिवादी के किसी कार्य के कारण नहीं हो गई है, और पक्षकारों को उस स्थिति में सार्थक प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता जिसमें वो सब जब संविदा की गई। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है। Where third party C कह रहा है where third party have during the substance of the contract acquired right in good faith without notice and for value, जहां तीसरे व्यक्ति ने वैल्यू के साथ विद कंसिडरेशन और बिना नोटिस के कोई राइट क्लेम, राइट क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब वहां पे आप क्या कर सकते हैं, सर्कमस्टेंस चेंज हो गए, थर्ड पार्टी ने उसमें राइट अपना क्रिएट कर लिया, तो अब आप क्या कह सकते हैं, आप संविदा को रद्द नहीं करवा सकते। ये तो समझ में आई होगा, ये तो बहुत सीधा साधा एग्जाम्पल है, ठीक। D, where only a part of the contract is sought to be rescinded and such part is not severable from the rest of the contract। आपने किसी चीज को, मकान को, अब मान लो सपोज दैट आप मकान, एक मकान, ये बिल्डिंग मैंने खरीदने की कॉन्ट्रैक्ट कर ली, एग्रीमेंट कर ली, तो मैंने एडवांस पेमेंट भी कर दिया, एडवांस पेमेंट भी कर दिया, मैंने प्रॉपर चेक किया था और मुझे पसंद भी थी ये बिल्डिंग, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख थी, प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख थी। अब उसमें से एक रूम है जहां से पानी निकल के आता है, आप कह रहे हो कि ऐसा करो 1 लाख रुपए मेरा वापस दे दो और आप ये जो रूम है इसको आप अपने पास ही रखो, तो क्या इसे सेपरेट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो ऐसे संविदाओं को रद्द नहीं किया जा सकता, ठीक है। कह रहा है संविदा की केवल एक भाग का ही विखंडन इच्छित है, मतलब इच्छित है, मतलब कह रहे हो कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पूरे मकान को, उसमें से एक पार्ट को क्या करो, रद्द कर दो आप ना, और जिस पर और ऐसा बात संविदा के शेष भाग से पृथक नहीं किया जा सकता। क्या वो सेपरेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, कोर्ट सेक्शन 27 की रिलीफ आपको ग्रांट नहीं करेगी, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है बस उतना ही, ठीक है। अब सेक्शन 28 क्या कहते हैं, जहां पे देखो इसमें लागू हो रहा है, इस पे लागू हो रहा है, रेसिशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू हो रहा है, अंडरलाइन करिएगा, सेल और लीज के मामले में, सेल और लीज के मामले में लागू हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच हैज बीन डिकार्डेड डिक्रीड, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, लेसी और परचेजर दो लोग हैं, ये कोर्ट में गए, सुन लो कहानी, फिर सेक्शन पढ़ते हैं। लेसी कौन हो गया, पट्टेदार, ठीक है, लेसी पट्टेदार हो गया और परचेजर क्रेता हो गया, ठीक है। अब ये कोर्ट में गए और कहा कि साहब इनसे कहिए पार्टी से कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें, हमको लीज पे दें। दूसरी पार्टी परचेजर कह रहा है कि इनसे कहिए कि अपना एग्रीमेंट कंप्लीट करें और हमको बेचे प्रॉपर्टी, ठीक है। कोर्ट में कोर्ट थिंक फिट, उन्होंने उचित समझा, उन्होंने इनके फेवर में, डिपेंडेंट जो थे इनके फेवर में डिक्री दे दी। अब डिपेंडेंट ये बाद में बनेगा, तो पहले ये प्लेंटिफ, क्योंकि ये गए थे क्लेम करने के लिए, तो इनके फेवर में डिक्री दे दी कि भैया आप इनको पट्टे पे दो और आप इनको प्रॉपर्टी पे बेचो, प्रॉपर्टी दूसरे को बेचो, दोनों के मामले में लागू हो रहा है, लीज और सेल दोनों के मामले में लागू हो रहा है, ठीक है।
लागू हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने एक आदेश भी दिया उसमें कि हम आपके फेवर में डिक्री दे रहे हैं कि इनके आपके अगेंस्ट डिक्री दे रहे हैं, आपके फेवर में दे रहे हैं, इनको इस डेट तक पोजीशन दो, ट्रांसफर करो प्रॉपर्टी, इनको इस डेट तक लीज डीड जो लीज है, पट्टा विलेख है, वो एग्जीक्यूट करो और इनको प्रॉपर्टी पे पोजीशन दिलाओ। प्रॉपर्टी पे राइट टू यूज आएगा ना पट्टे के मामले में, ऑनरशिप तो ट्रांसफर नहीं, ठीक है। लेकिन उसी में डिक्री के साथ एक चीज दे दी कि इस डेट तक आपको वो अमाउंट भी देना है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो 50 लाख की है तो 50 लाख रुपए आपको देना है। लीज के मामले में आपको जो 10 लाख अमाउंट है, क्योंकि लीज पे ले रहे हो तो प्रॉपर्टी का जो लीज देने का वैल्यू है वो भी तो दोगे। ये भी उसने कह दिया कि इस डेट तक आपको अमाउंट इनको पे करना है, या आपको पोजीशन देंगे, आप इनको अमाउंट दो, ठीक है। डिक्री पारित की जा चुकी है ऐसी, लेकिन उसके बावजूद भी उस डेट तक आपने वो अमाउंट जमा नहीं की, अमाउंट पे नहीं किया, ठीक है। तो इसी सूट में जो पहले डिफेंडेंट था, अब वो एप्लीकेशन लगा सकता है, आवेदन लगा सकता है कि साहब संविदा को रद्द कर दिया है क्योंकि पार्टी पे नहीं कर रही है। आपने हमारे अगेंस्ट आदेश को दे दिया, लेकिन उनको ये भी आदेश दिया था कि पे तो करो। कहाँ से वो लीज कंप्लीट होगी, कहाँ से वो सेल कंप्लीट होगा, क्योंकि एक पार्टी को पैसे भी तो देना है। आपने जो डेट अलाउ किया तो उस डेट पे दे दिए ही, अभी तक नहीं पे किया, तो आप ऐसा करो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दो। तो सेक्शन 28 क्या कह रही है? कह रही है कि वेयर इन एनी सूट अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन मेड, डिक्री दी जा सकती है, and the purchaser or lease does not within the period does not within the period allowed by the decree or such further period as the court may allow pay the purchase money or other sum which the court has ordered him to pay, the vendor or lessor may apply in the same suit in which the decree is made। उसी सूट में करेंगे, अलग से सूट फाइल नहीं करोगे आप, इसको अंडरलाइन करिएगा। ये भी कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा गया, क्या अलग से आप कर सकते हो? तो लिखा है इन द सेम सूट in which the decree is made to have the contract rescinded and on such application, क्या फाइल करोगे? एप्लीकेशन फाइल करोगे उसी सूट में। एप्लीकेशन the court may by order rescind the contract either so far as regard the party in default or altogether as the justice of the case may require। ठीक है, ये पैरा समझ में आया? जो मैंने कहानी बताई थी वो ये पैरा था, पढ़ लो। आया नहीं आया? कहानी वही है। आपने इनसे कहा कि मुझे ये प्रॉपर्टी आपसे खरीदनी है, इन्होंने कहा ठीक है हम आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन और ऑनरशिप दे देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपए। मैं अभी सेल की कहानी बता रहा हूँ, विक्रय की, ठीक है। तो आप परचेजर होंगे, वो बायर होंगे, ठीक है। सेलर, बायर, सेलर, ठीक है, क्योंकि उसको इंग्लिश करेक्ट कराने की आदत है, तो टोकी नहीं आज, ठीक। तो ये सेलर हो गए, आप बायर हो गए। अब आपने कहा कि मैं 50 लाख देने को तैयार हूँ, आप मुझे प्रॉपर्टी का दे दो, लेकिन आपको पता चला कि ये तो किसी और को बेचने वाली है, इसलिए आप कोर्ट पहुंच गए और आपने कहा कि साहब आदेश दीजिए कि वो हमारे पेपर में जो एग्रीमेंट दिया है वो प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफर करें। अब कोर्ट ने आपके फेवर में आदेश दे दिया, इनके अगेंस्ट डिक्री दे दिया, डिक्री आपके फेवर में उनके अगेंस्ट हो गई, लेकिन आप तैयार हो गए, ठीक है। ये तैयार हो गए कि चलो लो भाई प्रॉपर्टी लो, चलो आप इस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में आए और रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन उस डेट पे आप आए नहीं, आपको 50 लाख देने थे वो दिए ही नहीं। 2 दिन और भी थे, निकिता वेट कर रही है वहां पे, निकिता घर पे वेट कर रही है कि आप कोई फोन करो, चलो मैं आ रही हूँ। अब निकिता क्या की? निकिता को तो एक मौका चाहिए था, क्योंकि दूसरा पार्टी 70 लाख रुपए दे रहा है, आप 85 में, लेकिन कोर्ट का आदेश था तो मजबूरी में दे रही थी। तो निकिता ने क्या किया कि कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दिया उसी सूट में कि साहब ऐसा है, आपने जो टाइम मेंशन किया था उस डेट पे ये 50 लाख देने को तैयार नहीं है और ना दे पाएंगे, और आज भी कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो ऐसा करिए, अब इनके साथ जो हमारी संविदा हुई थी उसको रद्द करो, जिसमें हम फ्री हो किसी को भी बेच सकें, ठीक है। यही कह रही है, अब पढ़ लो इस पैरा को। इसी तरह लीज के मामले में एग्जाम्पल को सेट कर, आया समझ में? बताए हंस रहे, अब आगे बोला करो ना।
आर्टिकल 19 का फुल यूज किया करो यहाँ। लेकिन क्लॉज 2 में जो प्रतिबंध है उनके तहत वो भी है ना, परिपूर्ण नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन उसमें भी है। समझ में आया? आगे चले। चलो, अब जैसे कि मान लो आप वो पार्टी, जब यहाँ पे कोर्ट ने कहा चलो ठीक है हम रद्द कर दिए विखंडन, तो आपने अर्नियस्ट मनी कुछ ली थी इनसे, अर्नियस्ट मनी कुछ लिया होगा, या आपने पोजीशन ले लिया हो उस मकान का, क्योंकि आपने कुछ अर्नियस्ट मनी पे कर दी थी। तो वहां पे कोर्ट जब संविदा ही रद्द कर देगा तो एक पार्टी को कहेगा ना कि भैया उनका कब्जा वापस दो। जो ठीक है, जो सारे प्रॉफिट आपने उस मकान से, किराए पे मकान पे प्रॉफिट ले रहे थे, किराएदारों से पैसे लेते जा रहे थे, जो पोजीशन की डेट से आपने जितने भी प्रॉफिट लिए हैं सब रिटर्न करूंगे, क्योंकि हमने संविदा रद्द कर दी है। तो वही कह रहा है आगे का क्लॉज, सेल डायरेक्ट द परचेजर और द लेसी if he has obtained possession of the property under the contract to restore such possession to the vendor or lessor and, ठीक है भैया उनका पोजीशन वापस दे दो क्योंकि हमने संविदा रद्द कर दी है। दूसरा, may direct payment to the vendor or lessor of all the rents and profit which have occurred in respect of the property from the date on which possession was so obtained by the purchaser or lessee until restoration of possession to the vendor or lessor, and if the justice of the case so require, the refund। अब देखो यहाँ पे दूसरे की बारी, द रिफंड ऑफ एनी सम पेड बाय द वेंडी और लेसी एज अर्नियस्ट मनी और डिपॉजिट इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ लीजिए जल्दी से, समझ में आया? क्लियर? क्यों सावन सत्यम? आगे चले। चलो, अब मान लो अगर पे कर देता है, कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप पे कर दो, तो उसने पे कर दिया, मान लो अर्चिका ने पे कर दिया उस रेट को, तो अब इनके पास क्या राइट आ जाएगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए, ठीक है, पोजीशन दीजिए, और इनकी क्या ड्यूटी बन जाएगी कि जो अमाउंट बचा हुआ ड्यू अमाउंट वो इनको वापस दीजिए, ये सब हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्लॉज कह रहा है, if the purchaser or lessee pays the purchase money or other sum which he is ordered to pay under the decree within the period referred to in subsection 1, the court may on application made in the same suit award the purchaser or lessee such further relief as he may be entitled to, including in appropriate cases all or any of the following relief, namely the execution of a proper convenience or conveyance or lease by the vendor or lessor, ठीक है। दूसरा, the delivery of possession or partition and separate possession of the property on the execution of such conveyance or lease, ठीक है। चलिए, सब क्लॉज 4 कह रहा है नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ। मैंने कहा कोई भी सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा इस सेक्शन के रिगार्डिंग, आप उसी सूट में एप्लीकेशन लगाइए, ठीक है। तो सीधे सीधे इसने मना कर दिया, नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ व्हिच मे बी क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन shall lie at the instance of a vendor, purchaser or lessee or lease as the case may be, ठीक है। पोस्ट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है, जहाँ पे खर्चे कोर्ट जिसके फेवर में, जिसके अगेंस्ट दिलाना चाहे वो दिला सकती है। सब क्लॉज 5 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। समझ में आया ये सेक्शन? ठीक है। अब मान लो कोई पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोई सूट फाइल किया है, अब वो कोर्ट में साथ में ये भी प्रे कर सकता है कि साहब सुनिए, अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं दे सकते तो आप जो संविदा है उसको रद्द कर दीजिए। अगर कोर्ट को लगता है कि देनी चाहिए डिग्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तो ठीक है, अगर लगता है नहीं देनी चाहिए तो वो संविदा को क्या करेगा, वो वहीं पे रद्द कर देगा। ये कह रहा है सेक्शन 29 कह रहा है अल्टरनेटिव प्रेयर और रेसिशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ से मतलब 27 से लेके 30 तक ज्वाइंट मीन्स का क्वेश्चन बनता है, तो आपको सब एक साथ लिखना है। क्या कह रहा है, a plaintiff instituting a suit for the specific performance of contract and writing, ठीक है, may pray in the alternative that if the contract cannot be specifically enforced it may be rescinded and delivered up to be cancelled, ठीक है, रद्द कर दिया जाए। and the court if it refuses to enforce the contract specifically
may direct it to be rescinded and delivered up accordingly. क्लियर? समझ में आया? कुछ है नहीं इसको समझने में। भाई आप कोर्ट में आ रहे हो, आप मेरे पास आए, मैं कोर्ट, आपने दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, अब आप आए वो प्लेंटिफ बन गए, आपने कहा कि साहब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दे दीजिए हमारे फेवर में कि ये अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम बेच दें, हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। बाद में उसी में आपने प्रेयर की थी कि साहब अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं दे सकते, ठीक है, तो संविदा बनी रहेगी, आपने डिस्कस कर दी, तो संविदा बनी रहेगी, कहीं ना कहीं वो पार्टी कुछ ना कुछ क्लेम करेगी, तो इससे अच्छा है कि अगर वो डिग्री नहीं दे रहे तो आप रद्द कर दो, रद्द कर दो, ठीक है। तो वही चीज है, तो यहाँ पे अगर कोर्ट थिंक फिट अलाउ अदरवाइज डिनाई, तो वो कैंसिल। अब एक और चीज, ठीक है, मान लो यहाँ पे संविदा रद्द कर दी गई है, सेक्शन 27, 28, 29 के तहत रद्द कर दी गई, ठीक। तो अगर एक पार्टी से आपने एडवांस मनी ली है, तो आपके फेवर में डिग्री अगर दे दी गई रद्द करने की, खत्म हो गई संविदा, आपके फेवर में आ गई है डिग्री, तो आपकी ड्यूटी है ना कि आप अगले पार्टी से अगर कोई रिलीफ लिए हो और अर्नियस्ट मनी लिए हो तो उसको वापस करो, क्योंकि जो सामने की मांग कर रहा है, इक्विटी लॉ में ये रूल है, उसे भी सामने बरतना चाहिए। कौन सा इंग्लिश में क्या, हु सीक्स इक्विटी हु गिव इक्विटी, ऐसे कुछ है ना। तो आप सामने की मांग कर रहे हो ना कोर्ट से कि साहब हमारे फेवर में अन्याय हो रहा है, इसलिए संविदा रद्द कर दीजिए, तो रद्द कर दी हमने। अब रद्द कर दी तो भैया आप भी तो सामने कर दो, आपने उससे एडवांस मनी ली है, उसको रिफंड करो, उसको भी हानि ना हो, क्योंकि कोर्ट का काम है न्याय प्रदान करना। एक को हम न्याय प्रदान करें और एक दूसरे के साथ इनजस्टिस, तो ये सही बात नहीं है। सेक्शन 30 कहती है कोर्ट में रिक्वायर पार्टी रिसाइडिंग टू डू इंक्वायरी on adjudging the rescission of a contract. The court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require. ठीक है, तो साम्य का नियम है कि जो साम्य की मांग कर रहा है उसे साम्य भी बरतना चाहिए, क्यों? सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे की सेक्शन जो कल बची है वो कल खत्म कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा क्या। 9 माइनर एक जीएस के बचे हैं, 9 माइनर एक जीएस के बचे हैं ना, क्योंकि इंसर्ट हुए हैं, नए आए थे पिछली बार से हुए हैं, तो पूरे के पूरे 9 बचे हैं, उनमें से एक माइनर एक्ट स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि पतले पतले वो जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। तो आपका जीएस का क्वेश्चन छूटा है ना, 60-70 नंबर का इस बार आया था, तो वो भी कम से कम लगभग कवर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।